वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर सी ए सी एम एंड सी एस इंटर प्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन। और आज का टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई। आते बेटा, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर IGST एक्ट आपको जो अप्लीकेबल सेक्शन है वो है सेक्शन 7, सेक्शन 7, 8, 9, 10। ओके, सेक्शन 10 के बाद में यहाँ पे और सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 12 ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आपको मोर एम्फोसाइज करना है सेक्शन 10 पे और 12 पे। पहले तो सिंपल सेक्शन है सेक्शन 7, 8 और 9। अब यहाँ आपको एक बात बता दूं, सेक्शन 7 में ये बताया गया है कि जब भी GST लॉ आप पढ़ोगे तो कब कहा जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। सेक्शन 8 ये कहता है कि कब कहा जाएगा इंट्रास्टेट सप्लाई, जिसके ऊपर आप क्या लगाओगे, CGST और SGST लगाओगे। सेक्शन 7 जो कहता है कि इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई आपको जब भी फिक्स करना है तो आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे फिक्स नहीं करना है। ओके, कि कहीं लगा दिया अपना कॉमन सेंस, बिल कहाँ का है, जयपुर का, तो लगा दिया ये इंटरस्टेट है, नहीं। अब आप मैच्योर्ड रहना और आपको जो इंटरस्टेट फिक्स करना है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इसके बेस पे फिक्स करना है। और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होगा? गुड्स का होगा तो सेक्शन 10 के हिसाब से जो क्राइटेरिया उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई का दिया है वो क्राइटेरिया पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना होगा। और अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो स्टेट में लोकेशन पे आता है उसके बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। ओके, सर्विसेज हो गए तो सेक्शन 12 ओके आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। पर यहाँ पे मैं आपको जस्ट इतना कह दूं कि एक और सेक्शन है सेक्शन 13। ओके, सेक्शन 13 इंटर के सिलेबस में नहीं, पर फाइनल के सिलेबस में आपको सेक्शन 13 भी मिलेगा, 14 भी मिलेगा, 16 भी मिलेगा, वो हम फाइनल में देखेंगे। चलिए, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर टू डिफरेंट स्टेट्स में है, टू डिफरेंट यूटी में है और स्टेट और यूटी में है तो वो सिचुएशन में, मतलब LOS एक स्टेट में है, POS दूसरे स्टेट में है, LOS स्टेट में दूसरा यूटी में है, या दो अलग अलग यूटी में होगा तो वो इंटरस्टेट कहला जाएगा। मतलब अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई नीचे दिए गए सेक्शन 10 या 12 से अगर अनादर स्टेट में फिक्स होता है, पर आपको स्ट्रिक्टली सेक्शन 10 और 12 ही लगाना पड़ेगा, और अनादर स्टेट में फिक्स होता है तो वो सिचुएशन में वो इंटरस्टेट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तो था फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए भी उनका सेम क्राइटेरिया है। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए भी LOS और POS। लेकिन सर्विस का POS जो आप फिक्स करोगे, ओके, सर्विस का POS आप जो है यहाँ पे सेक्शन 12 से फिक्स करोगे। और सेक्शन 12 अप्लाई करने के बाद जो प्लेस ऑफ सप्लाई है अगर वो दूसरे स्टेट में, अदर यूटी में, और या एक स्टेट में एक यूटी में फिक्स होता है तो वो केस में इंटरस्टेट बोला जाएगा। एक और ये कि अगर आपका सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, मतलब एक्सपोर्ट, तो उसे भी इंटरस्टेट कहते हैं। सप्लाई टू और बाय SEZ उसे भी इंटरस्टेट कहते हैं। तो ये तीसरा वाला क्राइटेरिया कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस इतना याद रखना कि एक्सपोर्ट करते हो तब भी वो इंटरस्टेट कहलाया जाता है, और SEZ को सप्लाई करते हो या बाय SEZ होगा तो वो इंटरस्टेट कहलाया जाता है। इंट्रास्टेट कब कहा जाएगा? अगेन बेसिक क्राइटेरिया वही है, LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में या यूटी में होगे तो वो इंट्रास्टेट कहा जाएगा। या सर्विस भी होगी तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट और यूटी में होगा तो वो इंट्रास्टेट कहलाया जाएगा। ये सेक्शन 8 कहता है। इसमें कोई ऐसा ओके यहाँ पे पढ़ने में टफ क्लॉजेस तो नहीं है, इजी है। ओके, आप रीड करके भी डिसाइड कर सकते हो। सेक्शन 9 है सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। बहुत सी बार क्या होता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर तो पता है और वो है महाराष्ट्र, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, लेकिन उन्होंने टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई किया हुआ है। तो टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई किया है तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, इसका POS क्या? तो इसका POS वो कहते हैं कि अगर आपका सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो माना जाएगा वो नियरेस्ट कोस्टल बेस लाइन, यानी आपका
जो नियरेस्ट कोस्टल बेस लाइन होगा वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, तो अगर उसका नियरेस्ट कोस्टल बेस लाइन गोवा होगा तो गोवा, महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र, गुजरात होगा तो गुजरात। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, कभी कभी अब समझ लो यहाँ से ये जो है ऑयल सप्लाई हो रहा है या पेट्रोल सप्लाई हो रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर पता है, सॉरी, लोकेशन ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर पे है। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई पता है, प्लेस ऑफ सप्लाई समझ लो गोवा है, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लाई जब टेरिटोरियल वाटर में है तो उसका प्लेस क्या होगा, तो इसका पीओएस क्या होगा, तो इसका पीओएस भी नियरेस्ट कोस्टल लाइन के बेस पर फिक्स होगा। मतलब हो सकता है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों में से कोई भी अगर टेरिटोरियल वाटर में हो तो उसका नियरेस्ट कोस्टल बेस लाइन जो होगा वो उसका स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ये नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन लोकेटेड, तो वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। चलिए, तो बाकी सेक्शन 9 में नहीं है। अब हमें देखना है सेक्शन 10 और हमें देखना है सेक्शन 12। तो चलिए सेक्शन 10 और 12 अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, और यही आपको एग्जाम में अच्छे से करके जाना है, साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी साथ साथ में कर लेना है। चलो, चलो, तो अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 पे, सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स। मतलब क्या, अगर इंपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो उसका अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होता है सेक्शन 11 में। ओके, सेक्शन 10 क्या कहता है यहाँ पे थोड़ा समझ लो। सेक्शन 10 अभी जो है टोटल कितनी सिचुएशन कवर कर रहा है, ए, बी, सी, सी ए। ओके, सी ए ये अभी ऐड किया है, यहाँ पे सी ए उन्होंने अभी ऐड किया है। ओके, सी ए, डी एंड ई, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं देखो, पहला, व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स, हम गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स कर रहे हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ईजी है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ केस स्टडी दिया है, ये तो आप भी पढ़ सकते हो, मैं तो जैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर गुड्स में मूवमेंट होगी और गुड्स में मूवमेंट सप्लायर ने किया होगा, रिसिपिएंट ने किया होगा, या किसी ने भी पर्सन किया होगा, जरूर नहीं कि सप्लायर ही मूवमेंट करे, रिसिपिएंट मूवमेंट कर रहा है या एनी अदर पर्सन यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, एनी अदर पर्सन मूवमेंट कर रहा है, तो वो सिचुएशन में अगर गुड्स में मूवमेंट होगी तो वो सिचुएशन में यहाँ पे लोकेशन ऑफ गुड्स, व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, हाँ, जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी फॉर डिलीवरी वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आई रिपीट, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। समझ लो आपका गुड्स यहाँ से गुजरात जा रहा है, तो गुड्स की मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रही है, गुजरात, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात माना जाएगा। रिसिपिएंट कहाँ का है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गुड्स की मूवमेंट का टर्मिनेट हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे हो सकता है रिसिपिएंट महाराष्ट्र का ही हो, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी महाराष्ट्र का हो, लेकिन गुड्स की मूवमेंट अगर गुजरात टर्मिनेट हो रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये एग्जाम्पल आप रेफर कर सकते हो। तो पहले हमने देखा कहाँ गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है। दूसरा, बिल टू शिप टू, बिल टू शिप टू मतलब थर्ड पार्टी, अगर ये पर्सन के डायरेक्शन पे हाँ सुनिएगा, ये पर्सन के डायरेक्शन पे सप्लायर डायरेक्टली शिप टू कर रहा है, यानी बिल टू इसको हो रहा है और शिप टू रिसिपिएंट को हो रहा है, समझ लो ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। ओके, और ये थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके डायरेक्शन पे बिल टू शिप टू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। पहला ट्रांजेक्शन, ओके, इसने इसको ऑर्डर दिया, यहाँ से ऑर्डर फॉरवर्ड हुआ और यहाँ से डायरेक्टली गुड्स डिलीवर्ड हुआ। तो अब ये केस में दो इनवॉइस बनेंगे, इनवॉइस I1 और इनवॉइस I2। इनवॉइस I1 ये इसको इनवॉइस देगा, इवन दो शिप टू इस बंदे को होगा, पर ये इसको इनवॉइस देगा और ये जो है इसको इनवॉइस देगा। डन। तो ये बिल टू शिप टू में क्लॉज बी यानी 10(1)(a, यहाँ पे ये 10(1) कर देना बेटा, यहाँ पे ये जो है हम जो सेक्शन देख रहे हैं 10(1) देख रहे हैं, ठीक है, 10(1)(a, ठीक है। तो 10(1)(a क्या कहता है कि अगर जो पहला सप्लायर है जो शिप टू किसी और को कर रहा है इसके डायरेक्शन पे, तो पहले सप्लायर जब इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करेगा, इनवॉइस में लिखेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ, जहाँ गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी वहां लेगा क्या, नहीं,
वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी ये पहले वाला ट्रांजेक्शन जो हुआ है, तो इसके लिए जब इनवॉइस बनेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा जाएगा, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई ये थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है। अगर वो अदर स्टेट में होगा तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, वो अगर सेम स्टेट में होगा तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। ख्याल रहे, हम प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स कर रहे हैं, समझ लो ये अदर स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स हुआ, तो इसके बाद आएंगे हम सेक्शन 7 में, ये इंटर है या इंट्रा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इन वन स्टेट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन अनदर स्टेट, तो इंटर हुआ। समझ लो ये थर्ड पर्सन सेम स्टेट में होता तो एलओएस और पीओएस सेम स्टेट में होता तो वो इंट्रा होता। इन सिंपल वर्ड में बार बार आपको याद दिला दूं कि हम यहाँ पे इंटर या इंट्रा स्टेट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स कर रहे हैं, जिसके बेस पर इंटरस्टेट इंट्रास्टेट फिक्स किया जाएगा और बाद में जीएसटी आएगा नहीं आएगा ये तो सेक्शन 7 सप्लाई या शेड्यूल 3 या एग्जम्पशन ये बताएंगे। ओके, हम यहाँ से सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका थर्ड पर्सन का माना जाएगा। ये तो बेटा हुआ पहला ट्रांजेक्शन, ये तो सॉरी ये तो हुआ यहाँ पे आपका पहला ट्रांजेक्शन। अब दूसरा ट्रांजेक्शन, कभी कभी केस स्टडी दूसरे ट्रांजेक्शन के बेस पर भी आती है। अब ये दूसरा जो ट्रांजेक्शन हुआ इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(a) से ही फिक्स होगा। 10(1)(a) से फिक्स होगा क्योंकि यहाँ गुड इसके बिल में मूवमेंट गई है, इसके बिल में जो है डायरेक्शन, इसके बिल में डायरेक्शन है, इसके बिल में डिलीवरी है, तो इसके बिल में अगर डिलीवरी है तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(a) से फिक्स होगा और 10(1)(a) से ये फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा बेटा, तो 10(1)(a) से बेटा ये जो है जहाँ गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हुई, अगर वो अदर स्टेट में टर्मिनेट हुई तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो सेम स्टेट में टर्मिनेट हुई तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, और अकॉर्डिंगली आपको इंटरस्टेट इंट्रास्टेट फिक्स करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था रिगार्डिंग टू बिल टू शिप टू मॉडल के केस में। उसके बाद में सी डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, समझ लो आपके सप्लाई में गुड्स मूवमेंट नहीं है। ओके, एज इज वेरीज बेसिस पे आपने सेल किया, बहुत सारी मशीनरी, बड़ी मशीनरी एज इज वेरीज बेसिस पे सेल होती है। या आपको अगर मेरे क्लास का एग्जाम्पल याद होगा तो मेरे क्लास के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था बेंचेस सेल किए मैंने, तो बेंचेस सेल किए और वो रूम में वैसे ही सेल कर दिए, एज इज वेरीज बेसिस पे सेल कर दिए। तो ऐसे केस में जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ गुड्स का लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। अब अगर कोई मशीन है, बड़ी मशीन है, एज इज वेरीज बेसिस पे बेच दिया, तो जहाँ गुड्स का लोकेशन होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। वेरी सिंपल, मैं सच में कहता हूँ ये सेक्शन 10 इतना सिंपल है, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो मत छोड़ना भाई साहब, मत छोड़ना। ओके, लोकेशन ऑफ गुड्स आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, इस बार उन्होंने 10CA इंट्रोड्यूस किया है। ओके, 10CA इंट्रोड्यूस किया है और ये 10CA समझ लो, अगर आपके चार्ट में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इतना अपडेट कर दो। ओके, एक पेज पे लिखकर इतना अपडेट कर दो 10CA। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके लिए अमेंडमेंट जरूर देख लेना। अमेंडमेंट में मैंने बहुत अच्छे से इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आई होप आप अमेंडमेंट्स तो देख ही रहे होगे। देखो, चार्ट रिवीजन एक ब्रशअप है, पूरे सब्जेक्ट का एक बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है, पर यहाँ पे अमेंडमेंट्स के लिए मैं एक्स्ट्रा इन डेप्थ टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अमेंडमेंट्स में ऑलरेडी ले चुका हूँ। आई होप आप ये बात को समझ रहे होगे। तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा और ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है 10(1)(a to c में, मतलब क्या, अगर आपने सप्लाई अनरजिस्टर्ड को दिया तो आप ए, बी और सी तीनों भी नहीं लगाओगे। आई रिपीट, अगर आपने सप्लाई अनरजिस्टर्ड को किया तो आप ए, बी और सी तीनों भी अप्लाई नहीं करोगे। इसका मतलब मैसेज ये आ रहा है कि ए, बी और सी ये रजिस्टर्ड के लिए है। अगर आपने सप्लाई अनरजिस्टर्ड को किया तो आप 10(1)(CA के हिसाब से ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करोगे। जनरली ये ओवर द काउंटर जो सेल होती है, समझ लो मेरी स्टेशनरी शॉप है या रिलायंस फ्रेश है या यहाँ पे समझ लो वॉलमार्ट है और कस्टमर आ रहा है, कस्टमर कोई भी स्टेट का हो, सुनिएगा, कस्टमर कोई भी स्टेट से आया हो, मुंबई के यहाँ पे वॉलमार्ट में समझ लो, या फिर वो है ना एक मॉल आइकिया वगैरह, उसमें समझ लो अगर आप जाते हो, आप गुजरात के रहने वाले हो, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो या दिल्ली के रहने वाले हो, ओवर द काउंटर सेल हो रहा है और अनरजिस्टर्ड को सेल हो रहा है, सुनिएगा, अनरजिस्टर्ड को सेल हो रहा है, तो ये सिचुएशन में इन्होंने नया क्लॉज ये इंट्रोड्यूस किया और
अनरजिस्टर्ड के केस में आप ए बी सी तीनों भी अप्लाई नहीं करोगे। ओके, अनरजिस्टर्ड के केस में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सप्लायर या रिसिपिएंट किसी को भी यहाँ पे मतलब दो ही पार्टी होगी, लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। बहुत ही सिंपल वे में समझ लो, मेरे ओवर द काउंटर में सेल कर रहा हूँ, कस्टमर मेरे पास आया, अनरजिस्टर्ड बंदा है। ओके, उसने कोई स्टेशनरी मेरे शॉप से खरीदी, मैं बिल बना रहा हूँ और बिल में पूछूंगा हाँ क्या भाई कहाँ का रहने वाले हो। अगर उसने मेरे को बता दिया कि भाई मैं तो गुजरात का हूँ, तो मैं बिल में स्टेट लिख रहा हूँ। अगर मैंने बिल में उसका एड्रेस लिखा, स्पेशली स्टेट, ओके बाकी एड्रेस नहीं भी लिखा तो चलेगा, स्पेशली स्टेट, अगर बिल में मैंने उसका एड्रेस लिखा और स्टेट लिखा तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई वो स्टेट माना जाएगा। ओके, अगर अनरजिस्टर्ड को मैंने सेल किया और समझ लो मैंने उसका एड्रेस लिखना भूल गया, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही है कि आप एड्रेस ही लिखो, लेकिन अगर मैं एड्रेस करना लिखना भूल गया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो है ओके क्या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप रूल 46 पढ़ते हो इनवॉइस चैप्टर में, कंटेंट ऑफ द इनवॉइस, उसमें दिया है कि अगर बिल 50,000 के ऊपर है तो रिसिपिएंट का एड्रेस होना जरूरी है, स्पेशली अनरजिस्टर्ड के केस में। तो ऐसे केस में अब थोड़ा अगर मैं लिंक कर दूं तो 50,000 के ऊपर होगा तो आप उसका एड्रेस दोगे, स्पेशली स्टेट तो दोगे, तो वो सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट के बेस पर फिक्स होगा। अगर उसका एड्रेस आप नहीं दे रहे हो तो फिर जहाँ का सप्लायर है, सप्लायर समझ लो महाराष्ट्र से बेच रहा है तो महाराष्ट्र उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ये अच्छे से पढ़ के लेना। और मैं आपको कह दूं कि अगर आपके इसमें नहीं है तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ये सी वाला स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये आप अटैच करके वहाँ अभी के अभी ऐड कर देना। वैसे तो अमेंडमेंट्स आपने देखी होगी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है, और ये अभी क्लास होते ही आपने अटैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाँ, अगर कोई गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं इंस्टॉलेशन असेंबली से, समझ लो कोई प्रोजेक्ट है, प्लांट है और हम इंस्टॉलेशन असेंबली सर्विस दे रहे हैं, उसके अंदर साइट पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये तो बहुत इजी है। अगर आप इंस्टॉलेशन और असेंबली से गुड्स एट साइट ओके यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो तो प्लेस वेयर इंस्टॉलेशन इज डन वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और लास्ट ओके गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग वेसल, ऑन वेसल और एयरक्राफ्ट और ट्रेन और मोटर व्हीकल। मतलब क्या, कन्वेंस पे अगर कोई गुड्स आपको बेचा जा रहा है, जैसे ट्रेन में बेचा जा रहा है, एयरक्राफ्ट में बेचा जा रहा है, शिप में बेचा जा रहा है, तो जो गुड्स जैसे आप एयरक्राफ्ट में बैठे हो, एयर होस्टेस आती है, आपने कोई प्रोडक्ट डिमांड किया कि भाई आपने कैटलॉग देखा, एक पावर बैंक दिखी तो आपने कहा वो पावर बैंक आपको खरीदनी है, या ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में बेचने वाले गुड्स बेच रहे हैं, तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स होगा? उनका प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ से गुड्स ऑन बोर्ड लिया गया, जहाँ बेचा गया वहाँ नहीं, ओके जहाँ से गुड्स ऑन बोर्ड लिया गया। समझ लो कोई पावर बैंक एयरक्राफ्ट में बेची जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि कौन से स्टेट के ऊपर है, नहीं, ओके वो वैसे नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि ये पावर बैंक जहाँ से लोड की गई थी वो उनके पास रिकॉर्ड होता है, तो ये पावर बैंक समझ लो मुंबई से लोड हुई थी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका मुंबई माना जाएगा, फिर वो बेचा कहीं पे भी हो, बेचा कहीं पे भी हो। तो ये था रिगार्डिंग टू गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आपको फिक्स करना है, या कहीं भी कन्वेंस में अगर गुड्स बेचा गया तो जहां से लोड किया गया वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना है। और उसके ये तो था बेटा सेक्शन 10(1), 10(1)A, 10(1)B, 10(1)C, 10(1)CA, D एंड E, इतने क्लॉजेज हमने देखे। अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ये अबो दिए गए प्रिंसिपल से फिक्स नहीं होता है तो वो सिचुएशन में 10(2) लगता है, जो कहता है कि हम रूल्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 10(2) में अभी फिलहाल कोई भी रूल्स नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हमने ओके गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ, ओके गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होते हैं वो हमने यहाँ पे देखा है। डन, यस और नो, वेरी इजी। ओके यहाँ पे जरूर इसके क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस भी जरूर देखना तो आपको इजी हो जाएगा। डन, चलिए, सॉरी बेटा, चलो यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो सेक्शन 12(1) प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन 12(1) वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस के लिए फिक्स करता है जहाँ दोनों पार्टीज सप्लायर एंड रिसिपिएंट इंडिया में होना जरूरी है। अब देखो मैंने ये टेबल जो बनाया है और अरेंज जो किया है,
ये टेबल में सेक्शन 12 के सेक्शन यहाँ पे जो लिए वो मैंने ऐसे सीक्वेंस में नहीं लिए हैं, मैंने अपने हिसाब से अरेंज किए जिसके बेस पर एक मेमोरी टेक्निक मैं बना रहा हूँ। और ये टेबल अगर आप पढ़ लो तो ये केस में आपको आसान हो जाएगा, इसके प्लेस ऑफ सप्लाई को याद रखना आसान हो जाएगा। तो कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और इसको आसान करते हैं कि इतने सारे पैरामीटर्स कैसे याद रखे जाए। अगर आप रेगुलर बुक से सेक्शन 12 देखते हो, सुनिएगा मेरी बात, रेगुलर बुक से सेक्शन 12 अगर देखते हो तो रेगुलर बुक में सेक्शन 12 में एक एक चीज आपने देखी है, वो ये देखी होगी कि कोई सबसेक्शन में, सुनिए, कोई सबसेक्शन में उन्होंने B2B B2C दिया हुआ है, कोई सबसेक्शन में डायरेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई दिया हुआ है। ओके, तो वो केस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर आप सेक्शन 12 2 पढ़ते हो, 5 पढ़ते हो, देखो वहाँ पे ओपन करो रेगुलर बुक, सेक्शन 2 पढ़ते हो, 5 क्या पढ़ते हो, 7 पढ़ते हो, 8 पढ़ते हो, 9 पढ़ते हो या 13 पढ़ते हो, तो इन सब सेक्शन में उन्होंने ओके ट्रांजेक्शन को डिवाइड किया है B2B और B2C में। और बाकी सब सेक्शन पढ़ते हो, जैसे 12-3 पढ़ते हो, 12-4, 12-6, 12-10, 12-11 या 12-12 और 12-14 ये पढ़ते हो, तो वो केस में उन्होंने कोई डिवाइडेशन नहीं किया, डायरेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई दिए हुए हैं। तो मैंने क्या ये टेबल कैसे बना लिया, ओके। और मेरे आज रिवीजन के बाद आप भी एक बार लिख के देखना, अगर आपने ये लिख के देख दिया तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कोशिश करना, टाइम मिले तो जरूर लिखना। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैंने वो सबसेक्शंस पहले कलेक्ट कर लिए, वो सबसेक्शंस पहले कलेक्ट कर लिए जिसमें B2B और B2C में डिवाइडेशन है, और बाकी सारे सेक्शंस मैंने नीचे ले लिए 12-3 से लेके नीचे तक, जहां B2B B2C में डिवाइडेशन नहीं है। तो अब आपको क्या हो जाएगा, अगर आप ये पहले 6 सर्विसेज लर्न कर लो, रट्टा मार लो कि भाई ये 6 सर्विसेज प्रॉब्लम में आती है, कौन कौन सी सर्विसेज बताता हूँ। पर अगर ये 6 सर्विसेज अगर प्रॉब्लम में क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, यहाँ पे फटाफट B2B और B2C के बेस पे डिवाइड करना है। B2B के केस में मतलब सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन और सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ध्यान सुनिएगा, सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, बस आपको 2 में डिवाइड करना है, और उसमें भी अगर ये 6 केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन को होगा तो वो बिल्कुल एक लाइन में खत्म कर लेना है। क्या लाइन में खत्म करना है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, दैट्स ऑल। लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, समझ लो प्रॉब्लम आता है आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का। अब पहले 6 आपको लर्न है, उसमें आपको समझ गया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए B2B B2C रहेगा। और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में अगर रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होगा। ओके, तो ऑल 6 केसेस इफ सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज फिक्स। हाँ, अनरजिस्टर्ड के केस में आपको याद रखना है और उसके अलग अलग पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे ओके 12-2 है जनरल रूल फॉर ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट 12-3 to 12-14। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे इसलिए आपको 12-3 से लेके तो 12-14 तक टाइटल तो भी लर्न कर लेना है। क्यों, क्योंकि हो सकता है छुपा हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले। अब ये छुपा हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले मतलब क्या, मतलब ओके यहाँ पे कोई आपको सर्विस दे दे, कंसल्टेंसी सर्विस दे दे या कोई भी दे दे, जहाँ जनरल रूल लगता है। अब जनरल रूल लगता है ये केस में, ये आपको कब समझेगा, ये तभी समझेगा ओके जब आपको 12-3 से लेके 12-14 तक के सारे टाइटल्स याद हो गए। इसलिए थोड़ा लर्निंग पार्ट इसमें ज़्यादा है। तो सारे अगर टाइटल्स आपको याद हो गए तो ये समझना आसान हो जाएगा कि इसको जनरल रूल से फिक्स करना पड़ेगा। तो जनरली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आपकी सर्विस नीचे दिए गए टाइटल्स में नहीं आती है तो जनरली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ओके कैसे फिक्स होगा। तो जनरली ऑल सर्विसेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली ऑल सर्विसेज के लिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा, और अगर आपने अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस इन द रिकॉर्ड एग्जिस्ट, मतलब जिसको दिया उसका एड्रेस आपके रिकॉर्ड में होगा, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। फिर आप ओके बिल में पीओएस जो लिखोगे वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के बेस पे लिखो, और उसका एड्रेस आपके पास नहीं है, ओके एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, तो ओके लोकेशन ऑफ सप्लाई, फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर आप लोगे अगर उसका एड्रेस आपके रिकॉर्ड में नहीं है।
ओके, तो जनरली आपको सारे सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई बी टू बी होता है तो ऐसा, और बी टू सी होता है तो ऐसा फिक्स करना है। लेकिन कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट ने अलग से थोड़े फिक्स किए हैं। और पहला, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, मतलब कोचिंग सर्विस है, ट्रेनिंग सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है, जो भी है, वो टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट हो, वो बात की बात है, वो तो एग्जाम्शन चैप्टर में कवर है, वो सप्लाई में शेड्यूल 3 में कवर है। हम बात टैक्सेबल एग्जाम्शन की नहीं कर रहे हैं। हमारा स्कोप प्लेस ऑफ सप्लाई में लिमिटेड टू फिक्सिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस होगा, ट्रांजेक्शन बी टू बी होगा, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर पर्सन लिया जाएगा। और ट्रांजेक्शन बी टू सी होगा तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लिया जाएगा, जहां सर्विस परफॉर्म होगी। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरा ट्रांजेक्शन बी टू बी है तो मैं क्लासेस पुणे में ले रहा हूं, तो वो सिचुएशन में पुणे प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा। और मेरा ट्रांजेक्शन बी टू सी है, सुनिएगा, सॉरी गलती होगी, बी टू बी होगा, तो फिर बी टू बी होगा यानी कोई कंपनी की ट्रेनिंग ले रहा हो, उसमें एजुकेशन दे रहा हो। बी टू बी होगा तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर पर्सन, जो कंपनी का एड्रेस मैंने बिल में लिखा रिसिपिएंट का, वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और अगर ट्रांजेक्शन बी टू सी होगा तो जहां मैं सर्विस परफॉर्म कर रहा हूँ वो लिया जाएगा। अगर मैं कल जाके क्लासेस गोवा में लूँ और गोवा में ओपन एरिया में बीच पे ले रहा हूँ, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा बीच माना जाएगा, अगर ट्रांजेक्शन बी टू सी होगा। ओके, तो ये आप लिख सकते हो, ये बी टू सी और बी टू बी ट्रांजेक्शन मतलब रजिस्टर पर्सन। उसके बाद में नेक्स्ट जो सर्विस दोनों इसमें डिवाइड होती है, वो सेक्शन 12(7) में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ख्याल रहे, एंट्री इन द इवेंट नहीं, ओके, एक्सेस इन द इवेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज और स्पॉन्सरशिप, मतलब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइज कर रही है या उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विस है, उसमें डीजे यूज हो रहा है, स्पीकर यूज हो रहे हैं, चेयर्स यूज कर रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं, या कोई वो इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। बी टू बी होगा तो दिमाग मत लड़ाना, लोकेशन ऑफ रजिस्टर पर्सन। बी टू सी होगा तो प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली है, जहां इवेंट होगा। बी टू सी होगा बिल, तो जहां इवेंट होगा वो प्लेस लिया जाएगा। ओके, किसी मैरिज प्रोग्राम में अगर कोई इवेंट है और मैरिज बी टू सी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि वहाँ तो बी टू बी नहीं जाएगा। ओके, बिजनेस के लिए नहीं है, मैरिज करना बिजनेस नहीं है। अब कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वो मैरिज ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वो सिचुएशन में बी टू सी होगा। तो वो केस में जहाँ मैरिज हुआ, अगर वो राजस्थान पैलेस में होता है तो राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, लेकिन अगर वो इवेंट आउटसाइड इंडिया होता है, ये याद रखना, वो इवेंट आउटसाइड इंडिया होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। ओके, रेसिपिएंट माना जाएगा। अब तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसमें आईजीएसटी रूल भी लगते हैं, जिसमें रूल 5 यहाँ पे बीच में आता है। रूल 5 क्या कहता है? रूल ओके, जैसे अगर आप ये सेक्शन थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं रेगुलर बुक से, तो एक एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, और वो एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि अगर आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट के तहत, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल लोकेशन पे इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हो या स्पॉन्सरशिप या एंसिलरी सर्विस दे रहे हो, ओके, कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर वैल्यू ऑलरेडी डिवाइडेड है तो अकॉर्डिंग टू डिवाइडेड वैल्यू आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना पड़ेगा। और वैल्यू डिवाइडेड नहीं है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो केस में रूल 5 के हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ईच स्टेट में फिक्स किया जाएगा। मतलब इवन दो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है पर अलग अलग स्टेट में होगा, तो ईच स्टेट में अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई आपको फिक्स करना पड़ेगा। फिर वो केस में वैल्यू कैसे अपोर्शन होगी? तो वैल्यू आपकी अपोर्शन होगी। और फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के लिए उन्होंने कहा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पर आपको वैल्यू बाइफरगेट करनी पड़ेगी। अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी क्या? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर हम यहाँ पे देखें तो मतलब क्या, तो कितने आपको टाइम स्पेंड हुआ, कितने लेबर लगे, कितने आवर्स लगे, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप वैल्यू अपोर्शन करोगे और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में आप फिक्स करोगे। तो ये था रूल 5। ओके, रीड विथ सेक्शन 12(7). उसके बाद में सेक्शन 12(8) एक ऐसा है जो B2B और B2C में डिवाइड होता है। तो B2 तो ये 6 लर्न कर लेना भाई साहब, ये बिल्कुल लर्न कर लेना 6। B2B में दिखा कि रजिस्टर पर्सन, वहां एक ही लाइन है। हाँ, B2C में दिखा जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर होगा
हाँ, इसमें मेल भी आता है, कुरियर भी आता है। तो प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू देयर ट्रांसपोर्टेशन, समझ लो ओके, मैं पुणे से ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर, तो मैंने गुड्स यहाँ से हैंड ओवर किया। अगर मैंने गुड्स यहाँ से हैंड ओवर किया तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स होगा? जहाँ आपने गुड्स हैंड ओवर किया। समझ लो कोई स्टूडेंट है, उसको बुक डिस्पैच कर रहा हो, ट्रांसपोर्टर को दिया, तो ट्रांसपोर्टर को दिया, फिर वो ट्रांसपोर्टर बाय एयर हो, बाय रोड हो, बाय ट्रेन हो, ओके, बाय कुरियर हो, बाय मेल हो, ओके, मतलब मैंने ट्रांस कुरियर वालों को दिया, ट्रांसपोर्टर को दिया, तो वो जो मैंने उसका बिल मिलता है कुरियर वालों से, ट्रांसपोर्टर वालों से, तो बिल कुरियर वाला या ट्रांसपोर्टर वाला पीओएस क्या फिक्स किया, तो पीओएस जहाँ से उसको गुड्स हैंड ओवर हुआ, तो मैंने गुड्स हैंड ओवर किया पुणे से, तो पीओएस कहाँ फिक्स होगा? पुणे में फिक्स होगा। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। लेकिन बेटा यहाँ पे एक पहले एक्सेप्शन था जो अभी रिमूव कर दिया है। इफ ट्रांसपोर्टेशन इज आउटसाइड इंडिया द प्लेस डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। हाँ, पहले ऐसा था कि अगर यहाँ से गुड्स नेपाल जा रहा है, यहाँ से गुड्स भूटान जा रहा है, जो आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो वो केस में जहाँ गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई पहले होता था, पर उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और ये लाइन डिलीट कर दी। अमेंडमेंट करके ये लाइन डिलीट कर दी, मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि अब अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर भी जा रहा होगा, सुनिए, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर जा रहा है और सप्लायर रिसिपिएंट दोनों पार्टी इंडिया में है, तो वो जहाँ से गुड्स हैंड ओवर किया, समझ लो मैं पुणे से नेपाल भेज रहा हूँ, तो इवन अब होता है ना, नेपाल में हमारा ही कोर्स चलता है, सीए कोर्स, सीएमए कोर्स हमारा ही चलता है, तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ से नेपाल भेज रहा हूँ, तो मैंने यहाँ हैंड ओवर किया, पहले उसका डेस्टिनेशन नेपाल होता था, लेकिन अब उसका डेस्टिनेशन नेपाल नहीं होगा, अब कहाँ हैंड ओवर हुआ? पुणे में हैंड ओवर हुआ, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे माना जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट समझा होगा। और एक सर्विस है जो बी टू बी, बी टू सी में डिवाइड होती है, और वो होती है सेक्शन 12(9) में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो बी टू बी, बी टू सी में डिवाइड हो रही है बेटा, यहाँ पे थोड़ा इसको समझ लो। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो डिवाइड हो रही है, पैसे आपको, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो आपको याद आना चाहिए, बसेस थे, कैब थी, एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमने लिया था, या एग्जम्पशन का चार्ट देखो, एग्जम्पशन में बसेस ओके वगैरह, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, मीटर कैब, वो टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है, वो मामला हमारा नहीं है इन दिस चैप्टर। इसमें सिर्फ हमें फिक्स करना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। हाँ, फिर वो इन प्लेस ऑफ सप्लाई से ओके ये फिक्स होगा कि वो इंट्रा है या इंटर है, ओके, इससे ये फिक्स होगा कि उसके ऊपर टैक्स आएगा या नहीं आएगा, ओके, टैक्स आएगा या नहीं आएगा, वो बात की बात है। प्लेस ऑफ सप्लाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, मे बी बाय रोड होगा, मे बी बाय एयर होगा, मे बी बाय रेलवे होगा, ओके, मे बी रोपवे होगा, wherever you provide the passenger transport service, the place where person embark on the conveyance, जहाँ से वो पैसेंजर बैठेगा कन्वेंस में। समझ लो मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, एसी क्लास में जा रहा हूँ, तो ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं एम्बार्किंग कर रहा हूँ पुणे से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे माना जाएगा। अगर मैं बाय एयर जा रहा हूँ, इंडिगो के फ्लाइट से जा रहा हूँ और एम्बार्किंग कर रहा हूँ मैं ओके मुंबई से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना जाएगा। ओके, अगर मैं रिटर्न आ रहा हूँ और रिटर्न में मेरा एम्बार्किंग कहाँ हो रहा है, तो मेरा रिटर्न में एम्बार्किंग हो रहा है समझ लो दिल्ली से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा। जहाँ से पैसेंजर बैठेगा फॉर कंटिन्यूस जर्नी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसका ये एक्सेप्शन याद रखना, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर और एम्बार्केशन नॉट नोन एंड एम्बार्केशन नॉट नोन। समझ लो आपको बहुत सी बार मेट्रो कार्ड मिलता है आपको, जैसे नोएडा टू दिल्ली, ओके, अब जो भी है नोएडा दिल्ली में जो मेट्रो है, मेट्रो कार्ड, या वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका आपको कार्ड मिला, पास मिली, ओके, या कभी कभी क्या होता है राइट टू पैसेज। अभी परसों ही मेरे को एक मेल था इंडिगो का कि आप जो है ट्रेन जर्नी की टिकट एडवांस में अभी बुक कर लो, तो आपको इंडिया में 10 जगह कहीं पे भी आपकी टिकट जो जाना आना होगा, अगर आप इतना पे कर देते हो तो आपको इसमें ओके कहीं पे भी जर्नी ट्रेन ट्रेन टिकट्स में आपको मिल जाएगी, सबके रेट नहीं लगेंगे आपको। ये ट्रेन टिकट्स अभी इतना लमसम पे कर देते हो तो राइट टू पैसेज मिल जाएगा, और 1 साल में आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो ऐसे राइट टू पैसेज मिलते हैं, और कहाँ से मैं बैठूंगा ये मुझे नहीं पता। अब मुझे 10 टिकट मिल गए, मैं कैसे बैठूं पूरे इंडिया में, ओके, मुझे नहीं पता। तो वो केस में अगर राइट टू पैसेज आपको नहीं पता, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ओके सेक्शन 12(9) से फिक्स नहीं होगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई
सेक्शन 12(2) से फिक्स होगा भाई साहब। सुनिए, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) से फिक्स किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो। तो चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स करना है। ओके, यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। तो चलिए, ये 6 जो ओके सर्विसेज ये लर्न कर लो। ये 6 सर्विसेज इसलिए रन कर लो कि प्रॉब्लम अगर ये 6 पे आया तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं है। B2B B2C में डिवाइड करना है। B2B तो एक लाइन में ख़त्म करना है और B2C में अलग अलग केसेस में आपको लिखना है। अब इसके अगर आप सेक्शन साथ में उसके सबसेक्शन भी याद करना चाहो तो वो कर सकते हो और ये लर्न भी कर सकते हो। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो मैं रेगुलर क्लास में सबको बताता हूँ। ओके, तो स्टोरी क्या है, चलो ये स्टोरी आपको मैं बता देता हूँ। स्टोरी ये है, जैसे 12(2) ये ओपन रूल है, सेक्शन 12(2) ओपन रूल है, मतलब सारे सर्विसेज को अप्लीकेबल है एक्सेप्ट दिस वन। इसलिए एक ओके 12(2) 2, तो 2 में एक छोटा बच्चा 2 साल का बिंदास है, ओपन रहता है। ओके, बिंदास है, ना कपड़े पहनने का उसको ओके चैन, ना यहाँ पे कि डांटने का डर वर। ओके, घूम रहा है, सब लोग उसे प्यार कर रहे हैं, ऑल यानी सब लोग उसे प्यार कर रहे हैं। 2 साल का बच्चा है। अब वो 2 साल का बच्चा जब 5 साल का होता है तो स्कूल जाता है। अब तो अर्ली जाता है पर 5 साल ले लेता है। 5 साल का वो स्कूल जाता है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। तो स्टोरी से आप ये 6 सर्विसेज याद कर सकते हो। तो वो स्कूल जाता है। ओके, फिर जब वो 7 साल का होता है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखता है, कपड़े पहनना सीखता है। ओके, अब टिप टॉप रहना सीखता है। तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखता है जब 7 साल का होता है। अभी जो 8 साल का होता है तो उसको साइकिल चाहिए, 8वें साल में साइकिल चाहिए। ओके, तो साइकिल तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऐसे याद रखेंगे कि वो साइकिल खरीद रहा है। जब 9 साल का होता है तो पीछे किसी को बैठाता है। एडवांस ज़माना है। हमारे टाइम तो 15-18 साल के बाद बैठा देते हम, लेकिन अब 9 साल में ही लोग बैठा लेते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। और 13 साल का है तो उसका इंश्योरेंस हम निकाल लेते हैं। तो इन शॉर्ट आप 13, अगर इंश्योरेंस सर्विस देखें तो B2B होगा, तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। और B2C होगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे स्टोरी लाइन में 2 साल का बच्चा बिंदास बच्चा, 5 साल में स्कूल गया, 7 साल में ऑर्गेनाइज करना सीखा, फिर उसने साइकिल खरीदी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पीछे किसी को बैठाया, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, और 13 साल में इंश्योरेंस। ऐसे 6 याद रख लो, बात खत्म हो जाएगी। ये हुई ना बात। उसके बाद में हाँ, अब बचे हुए लेते हैं। अब बचे हुए जो प्लेस ऑफ सप्लाई उसमें B2B B2C आपको डिवाइड नहीं करना है। उसका B2B हो या B2C हो, आपको फिक्स रखना है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ओके हाँ, 12(3) थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछती है। सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अगर आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे, मैंने तो यहाँ समराइज करके लिया है, लेकिन आप बुक से डेप्थ में पढ़ोगे तो सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी में ओके कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रियल एस्टेट एजेंट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी सर्विसेज जो डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे प्लेस होती हैं। तो जो कनेक्टेड है डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सर्विसेज। उसके बाद में होटल, इन, गेस्ट हाउस में अकोमोडेशन सर्विसेज दी जा रही है। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस हॉल, थोड़ा इसको ओके बुक से डिटेल में पढ़ना, वैसे नीचे मैंने दिया है ओके रूल के संदर्भ में, लेकिन बुक से थोड़ा डिटेल में पढ़ना। उसके बाद में कन्वेंशन, मैरिज हॉल एक्सेट्रा और एंसिलरी सर्विसेज। अगर कोई भी सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी या होटल की सर्विसेज होगी ओके, या फिर हाँ इंक्लूडिंग यहाँ पे बोट कैंप साइट, बोट बोट हाउसिंग बोट वगैरह होगी, वेसल ओके हाउस बोट और एनी अदर वेसल और सर्विस एंसिलरी टू सच सर्विसेज, यानी अकोमोडेशन सर्विस बोट में होगी या क्रूज शिप में होगी, वेसल में होगी, तो वो सारे सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स होगा, जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। समझ लो, लेट्स टेक एग्जांपल, आप कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, रिनोवेशन, रिपेयर्स या रियल एस्टेट एजेंट या आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज होगी, या रेंटिंग सर्विस भी होगी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज होगी। तो जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। या फिर होटल में रूम बुकिंग या कोई कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन हॉल ओके या लॉन वगैरह होगा, तो जहाँ वो होटल है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि होटल के केस में आपको कभी IGST का बिल नहीं मिल सकता है, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर वही है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही है। ओके, तो ऑलवेज आपको CGST और SGST का ही बिल मिलेगा होटल के केस में। आपको याद आ रहा है क्या, मैंने आपको समझाया था ये बात?
चलिए, तो ये मैंने आपको ये बताया, तो वो केस में आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे है, और अगर बोट से होगा, वेसल से होगा, तो जहाँ आपकी बोट या वेसल है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, भाई साहब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर होगी, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर होगी, तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस पीओएस नहीं होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लिया जाएगा। यहां याद रखना, यहां वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जहां एक्सेप्शंस होते हैं वहां आपकी आंखें बड़ी हो जानी चाहिए। चलिए, ये तो हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे 12.3 जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी सर्विसेज होगी, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी अगर सर्विसेज होगी तो ऐसा होगा। लेकिन अगर समझ लो आपकी सर्विसेज मल्टीपल लोकेशन में है अंडर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जहां से रूल 4 का जन्म होता है, और वो एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में आप मल्टीपल लोकेशन पे सर्विसेज दे रहे हैं, इसका चार्ट भी मैंने आपको बना के दिया था, ये टेबल इजी जाता है तो टेबल, नहीं तो चार्ट इजी जाता है तो चार्ट, जो भी आप रेफर कर सकते हो। तो वो केस में मल्टीपल लोकेशन पे होगा तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ईच स्टेट में फिक्स करना पड़ेगा। अब आपको सप्लाई ईच स्टेट में फिक्स करना पड़ेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट तो सिंगल है, इनवॉइस भी सिंगल है, तो आपको सॉरी कॉन्ट्रैक्ट सिंगल है, लमसम अमाउंट है, तो आपको हर स्टेट के अलग अलग इनवॉइसेस बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए वैल्यू डिवाइड करनी पड़ेगी। अब वैल्यू का अपोर्शनमेंट कैसे होगा, तो वैल्यू का बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो आपकी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस बेसिस ऑफ अपोर्शन पे ले लो, और ये अपोर्शन पे बेसिस पे डिवाइड करो और स्टेट वाइज अलग अलग बिल बना। जैसे अगर होटल की लॉजिंग सर्विस होगी, अगर होटल की लॉजिंग सर्विस होगी या इन गेस्ट हाउस क्लब में होगी, और ये होटल जो है अलग अलग स्टेट में, समझ लो किसी ने आपको पैकेज दिया, ओके, पैकेज ये दिया होटल वाले ने कि 8 डेज 7 नाइट्स का पैकेज दिया है, जहां आप उनके कोई भी अलग अलग स्टेट के होटल में रुक सकते हो। तो अब इसमें ओके पैकेज कंबाइन है, 50,000 का पैकेज है, और उसमें आप सर्विसेज जो होटल में अकोमोडेशन सर्विस ले रहे हो वो अलग अलग स्टेट में ले रहे हो, तो वो सिचुएशन में आपको कि स्टेट वाइज अलग अलग इनवॉइस बनाने पड़ेंगे और उसके प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग बना फिक्स करने पड़ेंगे, और अकॉर्डिंगली एलओएस और पीओएस के बेसिस पे आपको उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। समझ लो ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी होटल का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र है और उनकी चेन है, अलग अलग स्टेट में उनकी चेन है, और तो ऐसे केस में यहाँ पे ओके आप जब 50,000 का पैकेज ले रहे हो और आप अलग अलग स्टेट में रुकने वाले हो, तो वो इन्वाइसेस अलग अलग करेंगे, और महाराष्ट्र के इसमें रुक रहे हो तो वो सिचुएशन में वो लोग एलओएस और पीएस महाराष्ट्र हुआ तो वो इंट्रा माना जाएगा। आप अगर कुल्लू मनाली रुक रहे हो तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, उसकी वैल्यू अपोर्शन करना पड़ेगा, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ओके कुल्लू मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश मानना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वो क्या कह रहे हैं कि अगर होटल की लॉजिंग सर्विस होगी, लॉजिंग ध्यान रखना, होटल की लॉजिंग सर्विस होगी, तो लॉजिंग सर्विस के केस में नंबर ऑफ नाइट्स के बेसिस पे, आई रिपीट, नंबर ऑफ नाइट के बेसिस पे यू स्टेड इन सच प्रॉपर्टी, तो कितनी नाइट, समझ लो महाराष्ट्र में आप 2 नाइट्स रुके, महाबलेश्वर में, फिर कुल्लू मनाली जाके रुके 3 नाइट्स रुके, तो उसके बेस पर वो जो पैकेज मिला वो अपोर्शन किया जाएगा। उसके बाद में सिंगल प्रॉपर्टी होगी लोकेटेड इन 2 और मोर कॉन्टिजियस स्टेट और यूनियन टेरिटरी बोथ सर्विस एंड हाँ, पर अगर यही होटल वाले होटल सर्विस आपने लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस ली, और वो लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस सिंगल प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी है ओके 20-30 एकड़ की, ओके, और सिंगल प्रॉपर्टी है, पर वो 2 स्टेट में है। जैसे आप देखोगे कुछ होटल्स गोवा के बॉर्डर पे, कर्नाटका के बॉर्डर पे, आधा पार्ट गोवा में चले गया, आधा पार्ट जो है उसका महाराष्ट्र में आ गया, या फिर आप पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे देखो, ओके, हरियाणा बॉर्डर पे देखो, तो कभी कभी हो सकता है बड़ा होटल है, आधा पार्ट इधर आ गया, आधा पार्ट इधर आ गया। तो अगर 2 कॉन्टिजियस स्टेट में अगर आपका होटल होगा, तो वो केस में आप पहले क्राइटेरिया से प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स नहीं करोगे, आपका क्राइटेरिया जो होगा वो एरिया बेस रहेगा, एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बेस पर वो बाइफिकेट किया जाएगा, और उसका रेवेन्यू ये स्टेट और वो स्टेट को दिया जाएगा वाटर रेट में भी। तो आपके जो बिलिंग होगी वो एरिया बेस पर 2 बिल अलग अलग बनेंगे, और उसके बेस पर वो डिवाइड किया जाएगा। चलिए, ये तो हुआ लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस से रिलेटेड। अगर हम बात करें यहाँ पे
ऑल अदर सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाकी सारी सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी एरिया बेस्ड डिवाइड होगी। मतलब बाकी जो भी सेक्शन 12(3) में सर्विसेज बोली है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड डिवाइड होगा। और नेक्स्ट लॉजिंग अकोमोडेशन ऑफ हाउस बोट और एनी अदर वेसल होगा। हाँ, हाउस बोट होगा तो टाइम स्पेंड इन दैट हाउस बोट, समझ लो कोई बोट है ओके जो यहाँ पे केरला से कर्नाटका जा रही है, तो कितना टाइम केरला में गया और कितना टाइम कर्नाटका में गया उसके बेस पर डिवाइड किया जाएगा। ये 12(3) था। उसके बाद में रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ रेस्टोरेंट है ओके वो, या कैटरिंग सर्विस जहाँ दी, शादी अगर राजस्थान में, कैटरिंग सर्विस राजस्थान में दी, तो जहाँ सर्विस परफॉर्म हुई वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना, तो भाई रेस्टोरेंट में खाना खाया, कैटरिंग ओके, मैंने अपने आप को तैयार किया, फिट किया, उसने भी ब्यूटी, वो भी ब्यूटी पार्लर में गई, हाँ ब्यूटी पार्लर में गई, हेल्थ एंड प्लास्टिक सर्जरी, ऐसी कोई मेमोरी टेक्निक बना लेना। और ये सारे सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई, सर्विस जहाँ एक्चुअली परफॉर्म होगी वो लिया जाएगा। एडमिशन टू इवेंट, ख्याल रहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट ऊपर कवर हो जाता है B2B B2C में। एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, तो इवेंट जहाँ हेल्ड होगा या पार्क जहाँ पे वो लिया जाएगा। सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, हाँ देखो हमने सेक्शन 10 में क्या देखा था, सेक्शन 10 में हमने ये देखा था कि गुड्स ऑन बोर्ड सप्लाई किया, तो जहां से गुड्स लोड हुआ वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। ये सर्विस ऑन बोर्ड सप्लाई हुई ओके, सर्विस कैटरिंग सर्विस है या जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड की ऑन बोर्ड, एंटरटेनमेंट सर्विस है, फ्लाइट में आप मूवी देख रहे हो ओके, रेलवे में कोई सर्विस प्रोवाइड किया, कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड किया, या फिर आप क्रूज शिप में बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया, तो फिर सर्विस होगा तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस, हाँ यहाँ पे सर्विस होगा तो सर्विस तो लोड नहीं होती है, वो तो इंटेंजिबल होती है, तो उसका जो फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट होगा जर्नी में उसका, जैसा ट्रेन, अब समझ लो यहाँ से हावड़ा, पुणे से हावड़ा एक्सप्रेस है, तो पुणे से हावड़ा एक्सप्रेस को 3 दिन लगते होंगे, लेकिन वो जर्नी कंटिन्यूटी थी, और उस कंटिन्यूटी जर्नी में जो उसका फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट रहेगा, फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट उसका जो है यहाँ पे पुणे था, तो पूरा पूरा जितना पुणे से लेके हावड़ा ओके, इन बिटवीन जो भी सर्विसेज दी जाएगी उस ट्रेन में, सबका प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे माना जाएगा। सेम फॉर एयरक्राफ्ट, इंडिगो का एयरक्राफ्ट ओके, सुबह निकला पुणे से, हाँ जर्नी स्टार्ट किया पुणे से दिल्ली, दिल्ली से फिर जयपुर, जयपुर से ओके वापस पुणे, तो ऐसे केस में पुणे से स्टार्ट किया ना जर्नी, तो पुणे से अगर स्टार्ट किया जर्नी तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई पूरे दिन भर में जो भी उसमें सर्विसेज प्रोवाइड होगी वो पुणे ही मानी जाएगी। उसके बाद में टेलीकॉम सेक्टर की अगर आप देखते हो तो फिक्स रेंज लाइन होगा तो जहां इंस्टॉलेशन किया वो लिया जाएगा। पोस्टपेड मोबाइल होगा इंक्लूडिंग इंटरनेट, डीटीएच वगैरह, तो जो रिसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर उसका बिलिंग एड्रेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पर ऐसा हो नहीं सकता। आजकल कोई भी पोस्टपेड इंटरनेट डीटीएच बिलिंग एड्रेस तो नहीं मिलेगा, पर उन्होंने प्रोविजन बनाई है, बिलिंग एड्रेस होगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। प्रीपेड मोबाइल होगा, अगर वो प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच यानी प्रीपेड सिम कार्ड वगैरह होगा और वो आप एजेंट के थ्रू बेच रहे हो, मतलब ओके वोडाफोन आइडिया ने ओके यहाँ पे 5,000 सिम कार्ड एजेंट को दे दिए और एजेंट बेच रहा है जो शॉपकीपर होते हैं, तो एड्रेस ऑफ एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई फाइनल कंज्यूमर ओके वो प्लेस ऑफ सप्लाई मिला होगा। और अगर आप डायरेक्ट बेच रहे हो तो लोकेशन ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, समझ लो कंपनी के खुद के काउंटर है तो जहां से पैसा मिला वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इन अदर केसेस लोकेशन इफ एड्रेस अवेलेबल अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लाई। और प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लिया जाएगा। यहाँ रूल 6 है लीज सर्किट लाइन का, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक सर्किट सिंगल पॉइंट समझा जाएगा और उसके बेस पर लीज सर्किट पॉइंट का अपॉर्शनमेंट होगा। उसके बाद में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, ये पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, बैंकिंग के सारे प्लेस ऑफ सप्लाई
इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकर जो आपको ब्रोकरेज लगाता है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एड्रेस अवेलेबल इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लाई, अदरवाइज लोकेशन ऑफ, हाँ, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इफ एड्रेस अवेलेबल, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर एड्रेस नहीं होगा तो, और लास्ट एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को दिया तो वो ओके यहाँ पे स्टेट वाइज आपका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा। इसमें उन्होंने रूल 3 में बहुत सारे पैरामीटर दिए हैं। रूल 3 में उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर दिए हैं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सर्विस कैसे बाइफरगेट करना है, क्या करना है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पढ़ के जाना है तो पढ़ के चले जाना, बट दैट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। इस तरह से यहाँ हमने ओके सेक्शन 12 का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग केस में कैसे फिक्स होता है वो हमने देखा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो, और आपकी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो यस, ये हमारा आज के सेशन में कंप्लीट हुआ, अ प्लेस ऑफ सप्लाई। देन ओके, थैंक यू सो मच।